डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है, तो इसके संदर्भ में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि इस बात को फिर से समझ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इस पर पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम अपने इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को समझेंगे। विशेषताओं में सबसे पहले हम राजनीतिक संगठन पर चर्चा करेंगे कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संगठन या राजनीतिक स्वरूप कैसा था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई न कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के पढ़े न जाने के कारण यहाँ की शासन प्रणाली पर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के पश्चात वहाँ की सड़कों की सुव्यवस्था, नालियों द्वारा जल निकासी का उत्तम प्रबंध, नगर योजना, भवनों की एक रूपता, इस सभ्यता के चारों ओर किलेबंदी, उत्खनन से प्राप्त एक ही प्रकार के बाट, मापतौल, ईंटों के आकार, व्यापार का उच्च स्तर आदि इस ओर संकेत करता है कि कोई न कोई राजनीतिक संगठन रहा होगा यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, चूँकि इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इस राजनीतिक संगठन के विषय में केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा अनुमान के आधार पर हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक संगठन रहा होगा, कोई यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। इसका जो आधार जो निकल करके आया कि जैसे एक जैसी नगर योजना, भवनों की एक रूपता, किलेबंदी, उत्खनन में प्राप्त एक ही प्रकार के मापतौल, ये सभी इस ओर इंडिकेट करता है, इस ओर मतलब दर्शाता है कि कोई न कोई राजनीतिक संगठन रहा होगा। डियर स्टूडेंट, अगले इस क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरी था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है एग्जाम में इस तरह से कि नगरी था या ग्रामीण था। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरी था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरी था या ग्रामीण था। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आप उत्तर देंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था, नगरी था। फिर से हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीन नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रमुख सड़कों से किनारे किनारे नालियाँ निकलती थी, पक्की नालियाँ बनी हुई थी। अधिकांश सड़कों की चौड़ाई 9 से 36 फीट तक होती थी। सड़कों के किनारे पक्की और ढकी हुई नालियाँ होती थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा और बनवाली से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से नगर योजना सुव्यवस्थित थी, पक्की नालियाँ बनी थी, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। इन सभी चीज़ों के आधार पे ये दर्शाता है कि ये नगरीय सभ्यता थी और उत्तम व विशिष्ट स्वरूप इसका मिला हुआ था। भवन निर्माण के अंतर्गत हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के निवासी भवन निर्माण में दक्ष थे। इसका प्रमाण हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त भग्नावशेषों से होता है। तो जो भवन अभी अवशेष उसके मिले हैं उत्खनन में, उससे ज्ञात होता है कि भवन निर्माण कला में ये निवासी दक्ष थे। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक एवं राजकीय भवनों के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक भवन की लंबाई 70 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर है। संभवतः इस भवन का प्रयोग विचार विनिमय के लिए किया जाता रहा होगा। तो इस तरह से जो है नगर योजना का स्वरूप इस तरह से था। डियर स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है उत्खनन में। यह स्नानागार एक विशाल भवन के मध्य में स्थित है। स्नानागार का जलाशय आयताकार है
एग्ज़ाम में इस तरह से इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आयताकार था या वर्गाकार था? तो आंसर क्या होगा कि स्नानागार जलाशय का स्वरूप कैसा था? आयताकार। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, बिंदु है, इसको लर्न रखेंगे कि इसका आकार कैसा था? आयताकार। फिर इसका जो है माप जो है पूछा जाता है, विकल्पी क्वेश्चन में महत्वपूर्ण रहता है। तो इसके माप को हम लोग समझेंगे कि स्नानागार जलाशय का आयताकार स्वरूप 39 फीट चौड़ा जो था 8 फीट गहरा था। तो इस तरह से इसका स्वरूप फिर से हम लोग समझेंगे कि इसकी लंबाई जो थी 39 फीट थी, चौड़ाई 23 फीट थी, गहराई 8 फीट थी। इसको लर्न रखेंगे, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि आयताकार लंबाई चौड़ाई और इसकी गहराई कितनी थी। तो फिर से हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से कि इसकी लंबाई 39 फीट थी, चौड़ाई 23 फीट थी और गहराई 8 फीट थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये भी माप भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में विकल्प के रूप में पूछता है। संभवतः स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तात्पर्य क्या था कि धार्मिक कार्य को संपादित करते समय यहाँ पे लोग स्नान करते थे और स्नान करने के साथ साथ इसके जल का जलाभिषेक करते थे मंदिर में ले जा कर के। तो इस तरह से अनुष्ठानिक कार्य के रूप में इस जल का प्रयोग किया जाता था। इसी क्रम में एक अन्नागार है जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। यह एक विशाल भवन मिला हुआ है उत्खनन में, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता अन्न भंडार गृह मानते हैं। इसका लंबाई चौड़ाई का आकार 18 व 7 है। तो कहने का तात्पर्य अन्नागार जो था वहाँ पे अन्न भंडार के रूप में इसका प्रयोग होता था, जो जिसको पुरातत्व लोग जो है क्या मानते हैं इसको, यह एक राजकीय अन्नागार भवन रहा होगा, राजकीय भंडारण रहा होगा जहाँ पे अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। तो इस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 18 मीटर और 7 मीटर है और ये सार्वजनिक जो है अन्नागार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से जो है ये विशाल अन्नागार और स्नानागार दोनों पे टिप्पणी भी लिखने के लिए कभी कभी आता है। तो इसको भी जो है इस तरह से लर्न रखेंगे। डियर स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस समय का समाज कैसा था, इसके पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि लिखित साक्ष्यों के अभाव में यद्यपि सामाजिक जीवन के विषय में जानना अत्यंत दुष्कर कार्य है तथा उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं स्रोतों से सिंधु सभ्यताकालीन या हड़प्पा सभ्यताकालीन सामाजिक स्थिति, विशेषकर तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो लिपि प्राप्त हुई, जो लिपि मिली भी है उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए जो उत्खनन सामग्री या पुरातात्विक सामग्री जो प्राप्त होती है उसी के आधार पे हम केवल अनुमान लगाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था इस तरह से रही होगी। सामाजिक संगठन के आधार पे हम क्या अनुमान लगाते हैं, जैसे इस सभ्यता का समाज कैसा था, तो मुख्यतः वर्ग विहीन समाज ही था, समाज मुख्यतः व्यापार प्रधान ही था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु बन रहा है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता जो था किस तरह का था, व्यापार प्रधान था। इसमें मुख्य वर्ग जो थे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख मुख्य वर्ग कौन कौन से थे, इसको लर्न रखेंगे। तो इसमें मुख्य वर्ग थे, व्यापारी थे, व्यापारी जो व्यापार करते हैं। दूसरे विद्वान थे, तीसरी योद्धा लोग थे, सुरक्षा कार्य में जो लगे रहते थे। श्रमजीवी थे, मजदूर वर्ग थे, कार्य करते थे, श्रम करते थे। तीसरा इनका भी योगदान था, ये वर्ग भी थे। इतिहासकारों का विचार है कि यह सभ्यता संभवतः मातृ प्रधान था, यानी जैसे आज के समाज में पुरुष प्रधान समाज है तो उस समय ये मातृ प्रधान समाज था, ऐसा जो है इतिहासकारों का मानना है। कृषि व भोजन के संदर्भ में थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग इसी में करेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः जो है विविध फसलों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जैसे गेहूँ है, जौ है, चावल है, मटर है, दूध, खाद्यान्न सामग्री है, सब्जियां हैं, फल हैं, गाय, भेड़, मछली, मुर्गे आदि जंतुओं के मांस खाते थे। तो इस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी फसलें थी।
डियर स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हम लोग वेशभूषा व आभूषण पर चर्चा करेंगे। शरीर पर दो कपड़े धारण किए जाते थे। प्रथम एक आधुनिक शाल के समान कपड़ा होता था जिसे कंधे के ऊपर तथा दाहिने भुजा के नीचे से धारण किया जाता था। तो इस तरह से कपड़े का स्वरूप था ताकि दाहिना हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। दूसरा वस्त्र जो शरीर पर नीचे पहना जाता था आधुनिक धोती के समान होता था। स्त्रियों एवं पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं था। कपड़े साधारणतः सूती पहने जाते थे, किंतु ऊनी वस्त्रों का भी प्रचलन था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी आभूषण व अत्यधिक आभूषणों का भी शौक था, जिसमें अंगूठियाँ, कड़े, कंगन, कंठार, कुंडल आभूषण धारण किए जाते थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही धारण करते थे, जबकि स्त्रियाँ चूड़ियाँ, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, करधनी आदि का प्रयोग करती थी। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत के व हीरों के बने से निर्मित होते थे। निर्धन व्यक्ति तांबे, मिट्टी, सीप आदि के आभूषण पहनते थे। आमोद प्रमोद के साधन के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे, जैसे जुआ खेलना, शिकार खेलना, नृत्य, संगीत, नाचना, गाना, मुर्गों की लड़ाई आदि आमोद प्रमोद के साधन थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे या आमोद प्रमोद के कौन कौन से साधन थे। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस तरह से कि सिंध हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के कौन से साधन थे या मनोरंजन के कौन से साधन थे। दो साधनों के नाम बताएं। तो यहाँ पे भी आपके महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु हैं जिसको आपको लर्न रखना है। तो आप 1-2 बता सकते हैं, जैसे इसमें जुआ खेलना, शिकार खेलना, नृत्य, संगीत, नाचना, मुर्गों की लड़ाई थी, घुड़दौड़ थी। तो इस तरह से जो है इनके मनोरंजन के ये सारे साधन थे। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। इस पर विशेष ध्यान देंगे, इसको लर्न रखेंगे हमेशा। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल ये सभी जो है उगाए जाते थे। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का व्यवसाय कृषि था। कृषि के आधार पर ही ये लोग जो है जो भी उत्पादित चीज़ें होती थी उनका व्यापार करते थे। हड़प्पा निवासी शिल्पकला में अत्यंत दक्ष थे। मिट्टी के असंख्य बर्तन खुदाई में प्राप्त हुए हैं जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक हैं। हड़प्पा सभ्यता में धातुओं के भी सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। धातुओं के अतिरिक्त सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे। हड़प्पा निवासियों के विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे। विदेशों से संपर्क थल एवं जल दोनों ही मार्गों से होता था। थल पर बैलगाड़ियाँ एवं जल में जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के मुख्य बंदरगाह लोथल व सुरकागेंडेर थे। तो इस तरह से 2 प्लेस हैं, लर्न रखेंगे इसे। लोथल व सुरकागेंडेर सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है जो आता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाह बताएं। तो लोथल है फर्स्ट एंड सेकंड सुतकोटदा। तो इस तरह से 2 प्रमुख बंदरगाह थे। हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार होता था, जैसे तांबे का व्यापार खेतड़ी राजस्थान में है वहाँ से होता था, बलूचिस्तान से होता था। चांदी का जो है आयात होता था अफ़गानिस्तान व ईरान से। सोने का आयात किया जाता था, सोना भी महत्वपूर्ण धातु है, तो कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से किया जाता था आयात इसका। टिन का भी आयात किया जाता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद है ये सौराष्ट्र से किया जाता था। सीसा जो है ईरान से किया जाता था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के ये विदेशी व्यापार हैं, जिसके कारण जो है इस काल में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ अवस्था में थी। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तन में चित्रकारी करते थे, उसमें भी अच्छा खासा शिल्पकारी कर लेते थे, जिससे वे मिट्टी के बर्तन को भी दूर दूर तक क्षेत्रों में ले जाके बाज़ारों में
बेचते थे, तो उनका भी आर्थिक आधार ये भी था। मिट्टी के सुंदर बर्तन, खिलौने व मूर्तियाँ बनाते थे। हड़प्पा सभ्यताकालीन धर्म के विषय में जानने के लिए पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों का ही सहारा लेना पड़ता है। मुद्राओं आदि पर अंकित लेखों के सभी अभी तक पढ़े न जाने के कारण इसके विषय पर प्रकाश नहीं पड़ता। पुरातात्विक स्रोतों के अतिरिक्त जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसी के आधार पर हम धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा काल में मातृ देवी की पूजा होती थी, जो पृथ्वी या मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि मातृ देवी यानी पृथ्वी का प्रतीक माना गया है, तो इसकी भी पूजा की जाती थी हड़प्पा काल में। सेकंड लेवल पे सेकंड हेडिंग में ग्रुप में हम लोग समझेंगे शिव पूजा इस टाइम में किया जाता था। भगवान शिव को जो है आराधना के रूप में पूजा किया जाता था। मूर्ति योगी मुद्रा में प्राप्त हुई है सिंहासन के रूप में, जिसके आधार पे ये अनुमान लगाते हैं कि शिव पूजा का भी प्रचलन था। मार्शल महोदय ने इसे पशुपति या शिव की मूर्ति माना है, जो मूर्ति मिली है योग मुद्रा में। तो मार्शल महोदय इसे क्या मानते हैं? पशुपति या शिव की मूर्ति के रूप में। पशु पूजा भी इस काल में प्रचलन में था, जिसमें मुख्य रूप से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। पशुओं में सबसे प्रमुख कुबड़दार सांड था। इसके अतिरिक्त भैंसा, बाघ, भेड़, बकरी, गैंडा, हिरन, ऊँट, घड़ियाल, मछली, मोर, तोता आदि के खिलौने भी मिले हैं। इसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं इस काल में पशु पूजा का प्रचलन भी था। सूर्य एवं अग्नि पूजा का भी इस काल में प्रचलन में था। प्रतिमाओं पर अनेक चक्र बना हुआ है, जिसके चारों ओर किरणें निकल रही हैं। यह सूर्योपासना का प्रचलन प्रमाणित करता है। कतिपय ऐसी सामग्री भी मिली है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि इस समय अनेक अग्निशालाएं भी थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय धार्मिक मान्यता अनुसार अग्नि पूजा का भी प्रचलन था। इस काल में वृक्ष पूजा भी किया जाता था। चित्रों में पीपल वृक्ष के अतिरिक्त नीम, बबूल, शीशम, खजूर आदि के वृक्ष प्रमुख थे। यह समस्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि हड़प्पा निवासी वृक्षोपासना भी करते थे। इस काल में नदी पूजा का भी प्रचलन था। हड़प्पा काल में मृतक संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। इस पर भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आता है कि इस काल में हड़प्पा काल में कितने प्रकार के मृतक संस्कार थे। तो 3 प्रकार के मृतक संस्कार थे। फर्स्ट था पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि संस्कार के अंतर्गत या समाधि के अंतर्गत इसमें मृतक को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, वहाँ समाधि बनाई जाती थी। लोथल में 2 कंकाल एवं एक कब्र में दफनाए हुए मिले हैं, इसके आधार पे यह ज्ञात होता है। सेकंड था आंशिक समाधि। इस विधि में पहले मृतक को पशु पक्षियों का आहार बनने के लिए खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था। बाद में उन्हें अस्थियों को पात्र में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता था या रख दिया जाता था। थर्ड है दाह कर्म। इस विधि में शव को जलाकर उसकी राख एवं अस्थियों को कलश में रख करके भूमि में गाड़ा जाता था। तो इस तरह से हड़प्पा निवासियों के 3 प्रकार के संस्कार मतलब कह सकते हैं मृतक संस्कार थे, जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। हड़प्पा प्रदेश में खुदाई से प्राप्त अनेक मूर्तियाँ, बर्तन, कलश, मुहरें, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन कला एवं ललित कला पर प्रकाश पड़ता है। तो इस काल में जैसे भवन निर्माण कला प्रचलन में था, जिसमें विशाल अन्नागार, मकान सुनियोजित नगर व्यवस्था थी आदि। उनकी इस कला को प्रमाणित करता है कि इस काल में भवन निर्माण कला उत्कृष्ट अवस्था में था। सेकंड पे है मूर्ति कला। सिंध निवासी मूर्तियां बनाने में कुशल थे या हड़प्पा निवासी मूर्तियां बनाने में कुशल थे। उस समय की धातु, पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियां बहुसंख्यक में उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। धार्मिक, जिनमें देवी देवताएं, उपासिकाओं आदि की मूर्तियां होती थी, वह साधारण महत्व वाली मूर्तियां होती थी। तो मूर्ति कला भी विकसित अवस्था में था। धातु कला के संदर्भ में समझेंगे। सिंध निवासी अत्यंत सुंदर आभूषणों का निर्माण करते थे। यह आभूषण सोने, चांदी, तांबे आदि के होते थे। आभूषणों में प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसका मुख्य उदाहरण है। इस काल में चित्रकला भी विकसित अवस्था में था। हड़प्पा निवासियों के चित्रकला का भी ज्ञान था।
जिसकी पुष्टि प्राप्त बर्तनों एवं मुहरों पर चित्रों के आधार पे होती है। संगीत एवं नृत्य कला। संगीत संबंधी अनेक उदाहरण तबला, ढोल इत्यादि भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। नृत्य की मुद्रा में स्त्री की धातु की मूर्ति इस बात का परिचायक है कि नृत्य कला में भी ये लोग रुचि रखते थे। ताम्रपत्र निर्माण कला। हड़प्पा निवासी अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर ज्ञात होता है हड़प्पा निवासी ताम्रपत्र निर्माण कला से भी परिचित थे। मुहर निर्माण कला। हड़प्पा निवासियों को मुहर निर्माण कला का भी ज्ञान था। उत्खनन से प्राप्त अनेक मुहरें इस बात का प्रमाण हैं कि ये लोग मुहर निर्माण कला से परिचित थे। लेखन कला एवं हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासियों को लिखने की कला का ज्ञान था। दुर्भाग्यवश अभी तक हड़प्पा कला को पढ़ा नहीं जा सका। यद्यपि लिपि अभी तक 2467 लिखित वस्तुएं 1398 मोहनजोदड़ो से, 891 हड़प्पा से तथा शेष अन्य स्थानों से प्राप्त हो चुकी हैं, किंतु इन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका। तो इस तरह से कला के क्षेत्र में भी विकसित अवस्था में थी। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा किए, जिसमें सामाजिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, कला के क्षेत्र के संदर्भ में सभी विषयों पे हम लोग विस्तार से चर्चा किए। बोर्ड एग्ज़ाम में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी सामाजिक पूछ लेता है किसी टाइम में कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसी वर्ष पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या किसी साल आर्थिक व कला के क्षेत्र में विकास के संदर्भ में पूछ लेता है कि इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध हैं। इसको अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और मनन करेंगे, और इस तरह से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको कंठस्थ करते हुए याद रखें।